फूड चेन्स एंड वेब्स। तो फूड चेन क्या होता है? जब अगर हम एक चेन को कंपेयर करें जहाँ पे ऑर्गेनिज्म 1 को ऑर्गेनिज्म 2 ने खाया, ऑर्गेनिज्म 2 को ऑर्गेनिज्म 3 ने खा लिया, तो जो ये सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स हुआ, इसे हम कहते हैं फूड चेन। जैसे हमारे फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पेड़ पौधों को डियर ने खाया, डियर को शेर ने खा लिया। सेकेंड फूड चेन आपको कौन सी दिखाई है कि क्रॉप्स को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को वल्चर ने खा लिया। तो जो ये हमारी ये फूड चेन्स दिखाई हुई है, ये नेचुरल हमारी फूड चेन्स है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में बोलते हैं पौष्टिकता का स्तर। तो जो ये हर स्टेप आ रहा है फूड चेन में, इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अगर हम कहें कि कौन किसे खा ले रहा है कि एक लिस्ट बनाए, उसी लिस्ट को हम फूड चेन कहते हैं। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब जो हमने ये पौष्टिकता के स्तर बांटे हैं, जो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या है? हर स्टेप या हर डिवीजन जो एक फूड चेन में आता है। तो इसके प्राइमरी लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हमारे सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे प्लांट्स। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सूरज की एनर्जी से, सोलर एनर्जी से वो खाना बनाते हैं। उस खाने को वो कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में उसे हेटेरोट्रॉप्स यानी कि कंज्यूमर्स खा सके, ऑब्टेन कर सके। तो जैसे इस वाली फूड चेन में प्रोड्यूसर्स हो गए हमारे प्लांट्स, और कंज्यूमर्स हो गए फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हो गए डियर। The herbivores or the primary consumers come at the second, small carnivores or the secondary consumers at the third, and larger carnivores or the tertiary consumers form the fourth trophic level. तो इसमें ये बताया है कि पहला तो हमारा प्रोड्यूसर्स हो गए, सेकंड हमारे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। उसके बाद हमारे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो आ गए हमारे सेकंड लेवल पे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो मांस खाते हैं। फिर उससे बड़े लेवल पर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि हमारे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें हमारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उन्हें करने के लिए हमें एनर्जी मिले। Thus, the interaction among various components of the environment involve flow of energy from one component of the system to another. तो जो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है, पहले सोलर एनर्जी को पौधों ने ट्रैप करा, उन्होंने अब दूसरी फॉर्म में ऑफ एनर्जी बनाई, उन्हें कन्वर्ट किया किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उस एनर्जी को हमने उनसे ऑब्टेन किया, हमें किसी और ने खा लिया, तो वो एनर्जी का एक सर्कुलेशन हो रहा है आगे। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight, हमने ये ऑलरेडी बात कर ली है, and convert it into chemical energy. तो जो सोलर एनर्जी होती है वो प्लांट्स उसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और जो ये एनर्जी होती है ये लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी हमें एक्टिविटीज करनी है उसके लिए हमें हेल्प करती है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड द डिकम्पोजर्स। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या तो उन पे डिकम्पोजर्स एक्ट करके उसे मिट्टी में वापस मिला देंगे या फिर हेटेरोट्रॉप्स उन्हें कंज्यूम कर लेंगे। तो ये दो वे ऑफ एनर्जी फ्लो हो गया, या तो एनर्जी चली जाएगी हेटेरोट्रॉप्स में या फिर डिकम्पोजर्स के थ्रू वापस सॉइल में रिटर्न हो जाएगी। However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in the form which it cannot be used again. जब भी किसी एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो उसमें से पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी इन्वायरमेंट को लूज हो जाती है और वो एनर्जी को हम किसी भी तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकते। तो एक आगे इसमें लिखा हुआ है
The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, तो इसी एनर्जी के फ्लो को हमने पढ़ा और हमने ये जाना कि द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो सोलार एनर्जी है वो एक बहुत ह्यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी हमें सन से मिलती है, उसके सिर्फ 1% को यूज़ करके प्लांट्स उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इतने बड़े इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल हमारे इकोसिस्टम में, ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 1% ही कंज्यूम करते हैं, सिर्फ 1%। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work and rest goes towards growth and reproduction. तो जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स खा लेते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सम अमाउंट, और इसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो हमारे ये सारे प्रोसेसेस में लग जाता है, जो हमारे लिविंग प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, बाकी की एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो लास्ट में जब हम देखते हैं एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। केवल 10% एनर्जी ही हम आगे सप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में उसके शरीर को बनाने के लिए 10% एनर्जी लगती है। जो हमने 10% एनर्जी ली, उस 10% एनर्जी को हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये लॉ होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ये लॉ हमें दिया था हमें ये दिया था लिंडमैन ने। इन्होंने ये जो लॉ पास किया था इसके अकॉर्डिंग भी यही होता है कि सिर्फ 10% ऑफ द टोटल एनर्जी ही आगे ट्रांसमिट की जा सकती है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. तो हर स्टेप पे, हर ट्रोफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही होती है जो आगे ट्रांसमिट की जाती है। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. तो जो हमने अभी लॉ पढ़ा 10% लॉ जो कि लिंडमैन ने दिया था 1942 में, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसमिट हो रही है। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब प्रोड्यूसर्स ने यानी प्लांट्स ने सोलर एनर्जी का 1% ट्रैप किया तो सोलर एनर्जी हमारी होती है 10⁵ जूल्स। उसका जब हम 1% आप कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 1000 जूल्स। 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास है। सिर्फ 10% इसकी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास ट्रांसमिट होगी, दैट इज़ 100 जूल्स। जब आप 10% निकालोगे 1000 का तो वो आएगा आपका 100 जूल्स। फिर हमने इस एनर्जी को आगे कंज्यूम करा सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोड्यूसर्स में तो हमारे प्लांट्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारा हो गया माइस, चूहा। चूहे को खा लिया सांप ने, स्नेक्स ने। तो स्नेक के पास कितनी एनर्जी गई? सिर्फ 10 जूल। अब स्नेक को हॉक ने खा लिया, ठीक है, चिड़िया ने खा लिया, तो उसमें कितनी एनर्जी गई? सिर्फ 1 जूल। अब 1 जूल एनर्जी अपने आप में ही कम एनर्जी है। इस एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करना बहुत, अगर हम इसको आगे ट्रांसमिट करेंगे तो एनर्जी और कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कोई भी फूड चेन, जितनी भी आप फूड चेन्स देखोगे, सिर्फ सब में सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स ही होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद एनर्जी ही नहीं बचती कि आगे कोई जीव उसे खाए तो उसके शरीर में एनर्जी आ जाए। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels. 4 trophic levels के बाद बहुत ही कम एनर्जी बचती है। तो इसीलिए 3 या 4 स्टेप्स की ही फूड चेन होती है। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producers. जनरली ये ट्रेंड देखा जाता है कि जो
लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पे होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेट। Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. तो यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि हमेशा एक लीनियर फूड चेन, यानी एक ही लाइन में फूड चेन नहीं चलती। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि घास को सिर्फ माइस ही खाता है या चूहा ही खाता है, चूहे को सिर्फ सांप ही खाता है और सांप को सिर्फ वल्चर ही खाता है। इसमें और भी वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम इस तरफ देखें तो कितनी सारी चीज़ों को कितने सारे लोग खा रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है इसे हम फूड वेब कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। बेसिकली जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और अगर आप लोग बायो लोगे तो उसमें आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ाएंगे। पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में अभी हमने ये वाले पॉइंट में बात की थी। जो ये पॉइंट हमने बात की थी इसमें हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या होता है कि जो सबसे लोअर लेवल होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर उनका नंबर और कम हो जाता है, फिर उनका नंबर और कम हो जाता है, फिर उनका नंबर और हो जाता है। फूड चेन में हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि प्रोड्यूसर लेवल पे ही सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे जैसे फूड चेन ये पिरामिड अपनी टिप तक पहुंचता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं। सेकेंड हमने बात की थी पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। पिरामिड ऑफ बायोमास भी वो 10% लॉ फॉलो करता है कि अगर हम वेट के अकॉर्डिंग बात करें या उसमें कितना बायोमास वो कंस्टिट्यूट करता है एक ऑर्गेनिज्म, तो उसके बेसिस पे अगर हम एक पिरामिड बनाए तो उसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसमें भी 10% लॉ फॉलो होता है। तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमने वो 10% लॉ वाला पढ़ा था, जो हमने ये एग्जांपल लेके समझा था कि 1000 जूल्स एनर्जी थी, फिर वो कन्वर्ट हो गई 100 जूल्स में, 10 जूल्स में। ये होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी।